नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। अब से कुछ ही देर में हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के सदन पर चर्चा शुरू होनी है। वहीं आपको बता दें, विधानसभा के तय कार्यक्रम के तहत हरियाणा के बजट सत्र पर चर्चा आज से शुरू होनी थी, जो कि अब शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने सवाल लगाए हैं, जिस पर भी आज चर्चा हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि नफे सिंह राठी, जिनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वह विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इसलिए उनकी मौत पर भी आज सदन में शोक जताया जाएगा और विपक्षी दल इसके विरोध में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगी। विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन पूर्व विधायक व इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का मामला गूंजेगा। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्षी दल हरियाणा सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के विधायक भी इस मामले को जोर से उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। तो वहीं एचपीएससी भर्तियों और पेपर लीक को भी विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आएंगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि राजस्थान को यमुना नदी का बरसाती पानी देने के मुद्दे पर भी विपक्ष गठबंधन सरकार पर हमलावर रहा है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज सदन में चर्चा होती नजर आएगी। विधानसभा, आपको बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा जो है अब वो शुरू हो चुकी है। तो आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नफे सिंह राठी के 25 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक विशेष विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सदन के नेता ने एक छोटा सा और प्रस्ताव आया। एक जानकारी अभी मिली है कि हमारे विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी की चाची जी, वेदवंती, वाइफ ऑफ श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, उनका निधन हुआ है। उनके निधन पर भी यह सदन शोक व्यक्त करता है और इस शोक संतप्त परिवार को सदन जो है अपनी भावनाओं से अवगत कराएगा। सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, यह सदन लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी के 23 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को हुआ। वे वर्ष 1990-1999 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 1999-2002 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने 14 मार्च 1995 से 31 जनवरी 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा 10 मई 2002 से 4 जून 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990-1991 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे सादगी व ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति, सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी नफे सिंह राठी के 25 फरवरी 2024 दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हमारे विधायक साथी नरेंद्र जी के वेदवती, वाइफ ऑफ सुरेश चंद्र गुप्ता, जो कि उनकी चाची थी, उनके निधन पर भी जो है
शोक व्यक्त करते हैं। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हम अपनी दल की तरफ से भी इसमें शोक संतप्त परिवार शोक प्रस्ताव करते हैं। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, सदन के नेता ने 3 शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर भरे हैं। मैं भी इन शोक प्रस्ताव के साथ अपने आप को जोड़ता हूं। इसमें जो शोक प्रस्ताव नंबर 2 है, नफे सिंह राठी मेरे जिले से भी और मेरे दोस्त भी विधानसभा में मेरे साथ रहे हैं। राठी जी जो है एक बहुत छोटे किसान के परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से वो कुश्ती में उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। तुर्की में वो इंटरनेशनल रेसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड रेसलिंग में भी वो गए। 2 बार वो जो है बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे और 2 बार वो इस सदन के सदस्य रहे और वो एक्स जो एमएलए हैं हरियाणा प्रदेश में, उनके प्रधान भी वो थे और उनकी समस्याओं के साथ वो जुड़े हुए थे। तो मैं अपनी तरफ से उनकी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और दिवंगत आत्मा के प्रति जो है परिवार के सदस्यों को उनको सहने की ताकत दे, हिम्मत दे। इसके साथ साथ मैं स्पीकर साहब ये भी कि ये एक आम उनकी मौत नहीं है। ये आप जो उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति जो परिवार को जो संदेश जाए उसमें ये भी जाए कि भाई इस हत्या के साथ एक और उनका बहुत जो राजनीतिक 40 साल से उनका साथी था जैक्सन दलाल, उसको भी इसमें जोड़ दिया जाए और ये आश्वासन भी उस चिट्ठी में जो आप चिट्ठी डालोगे उसमें ये आश्वासन जाए कि जो भी हत्यारोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और उच्च स्तरीय जांच या तो हाई कोर्ट के जज से या जो है हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में सीबीआई जो है इसकी जांच करे। ये भी आप उस पर लिखोगे तो, क्योंकि स्पीकर सर ये जो है ये एक पॉलिटिकल मर्डर है और हरियाणा बनने के बाद कोई पॉलिटिकल मर्डर हुआ नहीं है। पॉलिटिकल मर्डर यहां हुए हैं, प्रताप सिंह कैरों का हुआ था तकरीबन 60 साल। तो ये राजनीतिक हत्या है, इसमें सुरक्षा भी मांगी गई थी और नहीं दी। इसमें पूरी चर्चा आप उसमें दें और उनको जो दिवंगत परिवार है उसको जो है ना एक हिम्मत मिले। आपकी चिट्ठी का बहुत बड़ा असर होगा। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर के 1 मिनट का मौन धारण करें।
ओम शांति। इसको आप पहले लोगे, बाद में लोगे दे। अभी इसके बाद प्रश्नकाल के बाद कानून व्यवस्था पाया। हाँ, प्रश्नकाल के बाद डिसाइड कर लेते। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री आफ्ताब अहमद जी। सर 4141। हाँ श्रीमान जी, यूपी, दिल्ली और हरियाणा राज्य द्वारा प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जो ओखला बैराज के नीचे की और गुरुग्राम नहर में बहता है। गुरुग्राम नहर में प्रदूषण के मुद्दे पर माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 15 विधायक, एसीएस पर्यावरण, एसीएस इरिगेशन, एसीएस एग्रीकल्चर तथा मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके सदस्य हैं। इस कमेटी द्वारा गुरुग्राम नहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा प्रदूषित पानी को ट्रीट करके दोबारा उपयोग में लाने जैसे कार्य की समीक्षा की जा रही है। सचिव जल शक्ति भारत सरकार की अध्यक्षता वाली केंद्रीय निगरानी कमेटी द्वारा भी यमुना एक्शन प्लान को लागू किए जाने की समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यमुना नदी और उसके आगे गुरुग्राम में पोल्यूशन लोड को घटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। 1129 एमएलडी के 62 एसटीपी स्थापित किए गए, जो ओखला बैराज अपस्ट्रीम पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से लगभग 241 एमएलडी क्षमता के 22 एसटीपी पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थापित किए गए। ये एसटीपी गुरुग्राम नहर पोल्यूशन लोड कम करने का कार्य कर रहे हैं। 409 एमएलडी क्षमता के 16 एसटीपी को कड़े मानकों पर पूरा करने के उद्देश्य से अपग्रेड किया जा रहा है। 253 एमएलडी क्षमता के 8 नए एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। 410 एमएलडी क्षमता के 5 नए एसटीपी की मंजूरी दे दी गई है। फरीदाबाद जिले के विभिन्न सेक्टरों से गुरुग्राम नहर में छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट के लिए 100 एमएलडी क्षमता का एक एसटीपी गांव मिर्जापुर तथा 80 एमएलडी क्षमता का एक एसटीपी गांव प्रताप नगर में निर्माणाधीन है तथा गांव बादशाहपुर में 45 एमएलडी के एक एसटीपी को अपग्रेड किया जा रहा है। इन सभी एसटीपी के कार्य को 30/6/2024 तक पूरा होने की संभावना है। यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में 273 गांवों द्वारा उत्पन्न 88 एमएलडी सीवरेज के उपचार और डायवर्जन का कार्य योजना बनाई है, जिनमें से 180 गांव में यह कार्य पूरा हो चुका है और 93 गांव में प्रगति पर है। यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाई गई है तथा करनाल, पानीपत, फरीदाबाद शहर में बाकी बची 45 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है, ताकि अंतर्गत सीवरेज को ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी तक लिया जा सके। इंडस्ट्री के 99 एमएलडी अपशिष्ट को। मंत्री जी, वैसे तो ये पेपर सारे लिखे हुए हैं, अगर आफ्ताब जी अगर आपने कोई सप्लीमेंट्री पूछना के तो समय इसमें काफी लग जाएगा। बाकी सर, ये एक बहुत गंभीर मामला है और गुड़गांवा कैनाल जो है 4 जिलों जो है सिंचाई के लिए जो है जमींदारों के लिए पानी देता है, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और नुहू। और आगे चल के ये गुड़गांवा कैनाल जो है भरतपुर जिला जो है राजस्थान का, वहां तक ये पानी जाता है। सर, मैं इस मुद्दे को पहले भी उठाया है और जो आज ये जवाब दिया है, इसमें जो जवाब दिया उसमें सर मैं ये बताना चाहता हूं, जो जमीन है, इंसान है, पशु पक्षी, सभी इस दूषित पानी की वजह से, प्रदूषित पानी की वजह से बहुत जबरदस्त, क्योंकि पानी की जो गुणवत्ता है, मैं समझता हूं किसान की मजबूरी है कि उसको पानी, क्योंकि पानी धरती में नहीं है तो पानी को इस्तेमाल करता है, लेकिन जानते पूछते इस जहरीले पानी को अपनी खेतों में इस्तेमाल करके अपनी खेती खराब कर रहा है, अपनी जमीन खराब कर रहा है, अपनी सेहत खराब कर रहा है, पशु पक्षी बेजुबान जो है उनकी भी हो रहा है। सर, मैं इसमें ये एमएलडी का ये दिखाया कि इसमें ये सारी, मैं जो मंत्री जी की कमेटी है उसमें हमने 2-3 बार उसकी बैठक भी हुई, उसको अटेंड भी किया। सर, इसकी जो
कारण है वो तो बता दिए गए कि उसमें क्यों थे, लेकिन मैं समझता हूं कि प्लांट स्थापित करने, एसटीपी स्थापित करने से बात नहीं पड़ेगी। इसमें जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाएगी सरकार, जब तक नहीं होगी, और ये मीटिंग में इस बात का बड़ी भारी मतलब उसमें जो है, उसमें हम भी मौजूद थे, उसमें हुआ, लेकिन उस फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है उसमें किसी चीज के लिए नहीं हुआ। इसका फिल्ट्रेशन प्लांट तो सर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से जोहड़ बन चुके हैं, अगर कहो तो उनके नाम लो गांवों के, बहुत से जो उसमें जो है सेमग्रस्त हो गए हैं और पूरे के पूरे गांव जो है वो प्रभावित होते जा रहे हैं। तो सर मेरा पहला सप्लीमेंट ये है कि सरकार एसटीपी के अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के ऊपर कोई विचार कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि ये पानी जो है इसकी गुणवत्ता जो है एसटीपी से अकेले से नहीं होगी, और इतने लंबे समय से इस मांग को हम उठाते आ रहे हैं, इसको करते, उसमें जो प्रोग्रेस है वो फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए सरकार क्या जो है कदम उठाएगी पानी को स्वच्छ करने के लिए, जिससे सिंचाई योग्य हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो बीओडी का टारगेट था वो 30 था, अब ये घट के 23 है गया, लेकिन अब टारगेट भी इसका 10 कर दिया, तो हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं ताकि घटना चाहिए। और दूसरे जो कमेटी बनाई तो माननीय सदस्य उसके भी मेंबर हैं, तो जल्दी वो मीटिंग होगी, तो आपने सुझाव दिया होगा, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में है, का सुझाव उसमें आ लिया और चर्चा भी हुई है। मैं यही है कि उसे फिल्ट्रेशन प्लांट के मतलब के ऊपर जो है उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि उसमें 3 साल सुझाव फिल्ट्रेशन का जो है पॉल्यूशन वालों को जो है उस मीटिंग में हुआ था। दूसरी बात यह थी कि 4 एजेंसियां इसमें आई थी जिन्होंने अपना प्रस्ताव कहा था इस काम करने के लिए, लेकिन उनका जो रेट था वो काफी ज्यादा है, और उस पर समझता हूं कमेटी ने विचार किया क्योंकि उनका रेट 1900 से 3300 रुपए प्रति एमएलडी था। तो अब जल्दी मीटिंग होगी तो उसके बाद कोई थोड़ा कम रेट पे अगर वो मिलता है तो वो ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन की आपने बात कही उस पे, और एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस दिया, और दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा वो है इसमें फॉल्ट, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई। अब अगर इसको देखें 22 किलोमीटर का एरिया है दिल्ली का, और 75 से 80% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली की वजह से रहा, लेकिन एनजीटी इस पे बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस पे काफी अच्छा काम होगा। मैं कहना चाहूंगा जो इन्होंने कि मेरा सवाल का हिस्सा था कि कौन इसमें दोषी हैं, तो उसमें जो कार्रवाई करी गई है उसमें एक भी फरीदाबाद के ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई। जो भी दिल्ली से पहले के शहर है उनके कार्रवाई करी गई है उसे करके। तो सरकार की गंभीरता होनी चाहिए कि मतलब जहां से वो है, अगर 80% वहां से है तो उसके बाद फरीदाबाद शहर की भी तो वो है, एक भी चालान, एक भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और सर मैं ये कहूंगा कि आज ये बीमारी जो है ना, धरती तो खराब कर ही रही है। हमारे इलाके में तो कैंसर के 2 गांव हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, ऊदा का और टपटन गांव है, उसमें 20-20 जो है मौतें वो हुई हैं। और क्योंकि धरती गुड़गांवा कैनाल का ये पानी लगता है जमींदारी के लिए, तो उसमें दोनों ये कारण है कि जिसकी वजह से मतलब, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है सर। इसको जो है अगर उनके खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते उन्हीं शहर में जहां से हो रहा है, तो ये गंभीरता दिखाती है कि इसी चीज के लिए एसटीपी बनाना तो वो है, पर उसे जो कारण बने उनका जो खिलाफ तो कार्रवाई करें। महोदय कार्रवाई ये 8 गांव जो है हमारे भी इसी में है, और इसका दोषी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट और जीएमडीए, क्योंकि जीएमडीए ने हमारे यहाँ पे लाके और वो ओपन में छोड़ दिया, और इरिगेशन डिपार्टमेंट बांध नहीं बना रहा है। तो इसमें ये लगातार मेरे हर बार मैंने इतने क्वेश्चन। हाँ जी सर, हाँ गुड़गांव की सर। हाँ, ये जो आप अभी बता रहे थे कि जिसमें 22 गांव जो है वो दिल्ली के आते हैं, वो हमारे इसके नजरवा ड्रेन वाले हैं। इसमें 22 किलोमीटर ये वो कैनाल नहीं है, गुड़गांव कैनाल अलग है, वो दूसरा आपका दूसरा है। अध्यक्ष महोदय, जहां से ये गुड़गांवा नहर बनती है, फरीदाबाद में जो आखिरी एरिया है हमारा गोची ड्रेन का है, पूरा आबादी के बीच में से जाता है। और कई बार मीटिंग हुई, वो गोची ड्रेन जहां शुरू होता है, प्रतापगढ़ एमएलडीए जहां खत्म होता है,
अगर जो जहां से शुरू होता है वहां पर हमने सुझाव भी दिए, वहीं पर हम पानी को फिल्टर करेंगे, क्योंकि आज कैंसर कसम से ऐसा हो गया, बुखार की तरह हो गया। और मेन कारण यही है, मंत्री जी उस कमेटी के चेयरमैन है, हम चाहेंगे उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन को बताई जाए। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि भी इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, 2023-24 में 122 इंडस्ट्रियों पे 80 करोड़ रुपए का फाइन किया और 89 इकाइयां ऐसी हैं जिनको हमने बंद कर दिया। 30 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर किए गए। तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो अभी फिल्टर वाली बात कही इन्होंने, तो निश्चित तौर से उस कमेटी के माननीय सदस्य, उसके सदस्य भी हैं कमेटी के, तो आगे विचार कर सकते हैं चेयरमैन साहब कि किस प्रकार से अगर कोई आपका और अच्छा सुझाव है इसमें, जैसे आप कह रहे हैं फिल्टर से ही हो सकता है, तो आप रिपोर्ट देंगे तो उस पर विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। उस समय हमारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा कमेटी बनी थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल के सभी विधायक इस कमेटी में थे। इरिगेशन के अधिकारी थे, उसमें हम 3 मीटिंग कर चुके थे। भाई जो गुड़गांव आगरा कैनाल में जो पानी आता है, जो अपना यमुना से आता है, दिल्ली का आता है, उस पर हमने रिपोर्ट कई तैयार की है और उसकी जानकारी जो भी हमने हुई थी उस समय सारे लोग थे, उसकी एक्शन टेकर रिपोर्ट हम ले लेते हैं, क्या उसमें हुआ है, कहां तक हम इसमें गए, दोबारा उस पर एक बात कर लेते हैं, फिर रिपोर्ट हम आप करते हैं सारे लोग। धन्यवाद। संजय सिंह जी। 42 सर। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूं कि तावड़ू जो है बहुत बड़ा कस्बा है। इसके साथ साथ जो तावड़ू बिलासपुर है, यहाँ पर करीब करीब सैकड़ों वेयर हाउस बने हुए हैं, जिसके कारण जो भारी व्हीकल है वो तावड़ू से होते हुए निकलता है। और इसके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो प्लान है, उसमें जो हमारा जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, उसका जो रेलवे स्टेशन है, जो मालगाड़ी निकलनी है, उसका भी एक स्टेशन उसी में नजदीक आता है। तो काफी मात्रा में वहां पर ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे शहरवासियों को और जो आसपास वहां गांव, उनको बड़ी समस्या रहती है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वो आवश्यकता को देखते हुए ये बाईपास बनाना आवश्यक है। और जहां तक जवाब में आया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई घोषणा नहीं है, बिस्तर गौशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना हुआ, वहां तावड़ू में कार्यकर्ताओं के बीच में अपना हुड्डा फेंकता और बाईपास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां कहा था, लेकिन वो किसी कारणवश वो रजिस्टर नहीं हो पाई। लेकिन पब्लिक की जरूरत को देखते हुए ये बाईपास बहुत आवश्यक है, जिसका बनाने से क्षेत्र को और विकसित भारत जो हमारा बन रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को भी साकार होगा। उसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस NH 919 की बात करी है, उसके ऊपर काम अभी चल रहा है, DPR बनने लगी है। अभी भी साउथ साइड ऑफ तावड़ू 3.8 किलोमीटर का एक छोटा सदन बाईपास है, मगर ये क्योंकि NHAI का प्रोजेक्ट है, 4 लेनिंग का काम इसका पूरा शुरू हो चुका है और इसके अंदर DPR प्रिपेयर हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार से जैसे ही अप्रूवल आएंगे, इसमें केंद्र सरकार काम शुरू। धन्यवाद। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। और 3 सर हो गया, वो बता रहे हैं कि चल रहा है इसके ऊपर प्रोसेस, DPR बन रही है। हाँ श्रीमान जी, मुख्यमंत्री किसान खेल सड़क योजना, खेत सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक की रिकमेंडेशन पर 25 किलोमीटर तक के खेतों के रास्तों को पक्का करवाया जाता है। और खैबर कांसरे जी नहीं श्रीमान जी, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी जिला परिषद सोनीपत के कार्यालय में दिनांक 4/5/2023 को 23 कार्यों की जो रिकमेंडेशन प्राप्त हुई थी, जिसमें से 13 कार्य स्कीम में कवर नहीं थे और जो 10 कार्य कवर थे उनका जिनके अनुमान तैयार करके उपरांत मुख्य कार्य का अधिकारी जिला परिषद सोनीपत के द्वारा 15/2/2024 को मुख्यालय में भिजवा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त गोहाना निर्वाचन क्षेत्र
विधायक की अभी 25 कार्यों का प्रस्ताव दिनांक 16/2/24 को प्राप्त हुआ है। इस पर भी पंचायती राज एक्शन के द्वारा अभी उनके एस्टीमेट तैयार करवाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कितनी सरकार गंभीर है, मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। पहले ये एस्टीमेट जो लिस्ट थी मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को दी थी और कमलेश बहादुर को इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनकी जिम्मेवारी लगाई थी। मैंने उनको भी संपर्क किया 2-3 बार, ये बहुत पहले। उसके बाद मंत्री जी को मैं खुद इनके उस पर देखा, रेजिडेंस पर, और ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई जब मैंने क्वेश्चन लगाया है यहाँ विधानसभा में, उसके बाद इन्होंने कागज ढूंढे, कागज है कहाँ। मैं जिला परिषद के सीईओ को भी लिस्ट दी, डिप्टी सीएम को भी दी, मंत्री जी को भी दी। और ये कब उठाई गई लिस्ट? ये जब ये मैंने सवाल लगा लिया तब ये दिखी। ये बताएं एस्टीमेट किस तारीख को तैयार करें? इन्होंने खुद एडमिट किया है कि 15/4/2023 को मिली है लिस्ट है। तो उस पर लिस्ट पे 5/4/2023 की, उस 23 के बाद ये एस्टीमेट कब बने? यदि ये बताते हैं कि 10-13 काम जो उसे कवर्ड नहीं थे तो मैं चेंज कर देता। क्या इन्होंने वो कंडीशन रखी थी मेरे को नहीं बताई, फिर ये बताते तो मैं चेंज कर देता उसकी कंडीशन के हिसाब से। लेकिन ये सिर्फ लापरवाही है सारे डिपार्टमेंट की, और ऊपर से नीचे तक मेरे हल्के में 1 किलोमीटर भी कोई रास्ता नहीं बना, जबकि मैंने सबको इनसे दरखास्त दी। सरकार कैसे एग्जीक्यूट करती है काम को मुझे नहीं पता। क्या ये इनको जो लिस्ट दी है इसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे रास्तों को, या ऐसे ही रहेंगे? अध्यक्ष महोदय, और मैंने तो बहुत पहले देखो 4-5 की दिन की एडमिशन है, मई की एडमिशन है इनकी, ये लिखा हुआ है मई में थी, और वो तो रिकॉर्ड में है, मैंने दे रखी रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड देख ले। और ये तो शुरू ही अब किया है, मतलब इतनी लापरवाह सरकार मैंने नहीं देखी। मैंने पर्सनली